हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बहुत ही कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हम थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरीज को परफेक्टली अप्लाई करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जरूरी हो जाते हैं, और वो कंसेप्ट्स कभी थ्योरी से हम पढ़ नहीं सकते। उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है। अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं आपके सामने, ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो बेसिकली जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को एकदम मजबूत कर देगा और उसके जो भी कंसेप्ट है उसको एकदम परफेक्टली क्लियर कर देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम बहुत ही अमेजिंग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में सबसे पहले क्या करना है। यू कैन सी दैट सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्लोज करंट कैरिंग लूप is kept inside uniform magnetic field and calculate the force acting on it। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो मैं बना रहा हूं। ओके, और इसके अंदर एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप है, बट उसका स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है। मतलब उसमें से देखिए यहाँ पे करंट पास हो रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्लोज स्ट्रक्चर वाले लूप के अंदर हम करंट जो घूम रहा है उसके ऊपर, इस पर्टिकुलर लूप के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे कंसेप्चुअली क्या है, तो हमने पढ़ा कुछ ऐसा है। कंसेप्चुअली हमने कुछ पढ़ा ऐसा है कि अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज कोई वायर की एंट्री होती है ऐसे, और वो वायर निकल जाता है ऐसे। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं, जरा से ध्यान से देखिएगा। ऐसा कोई वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से करंट एंटर हुआ और यहां से करंट बाहर निकल गया। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पे ये वायर है ना, इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, और इस पॉइंट एम पे ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर गया एक्चुअली। सो ए से लेके एम तक का ये जो वायर है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफएम, वो हम ऐसे लिखते हैं। अगर इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट अगर आई है तो आई, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो कि ए से लेके एम तक, ठीक है, ए से लेके एम तक एक वेक्टर बनाएंगे। ये वेक्टर जो दिया मैंने ए से लेके एम तक, ये जो वेक्टर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे ए एम वेक्टर, क्रॉस क्या करेंगे? बी करेंगे। ये बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वायर, उसका फॉर्मूला है आई ए एम क्रॉस बी। यहाँ पे देखिए ए इज इनिशियल पॉइंट एंड एम इज अ फाइनल पॉइंट, ओके, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर अपना लूप हुआ तो, अगर अपना लूप हुआ है तो क्या होगा? तो कि फॉर लूप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये जो एल वेक्टर आता है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको अपने क्या बोलते हैं? एल वेक्टर बोलते हैं। कुछ लोग इसको आई एल क्रॉस बी भी लिखते हैं। ये हमारा मोस्टली यूटिलाइज होने वाला फॉर्म है, आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे ये एल होता है, लेकिन अगर क्लोज लूप बना है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एल का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है कि कोई भी क्लोज लूप फॉर्म में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं उसके आगे। यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखिए ये सेमी सर्कुलर लूप है, ये सेमी सर्कल है और स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों केस में आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगता है। मान लीजिए ये है केस ए और ये है केस बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? केस ए को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 1 टेस्ला है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है, और ये जो रेडियस की वैल्यू है वो है 1 मीटर। इतना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मुझे क्या करना है? ये जो लूप दिख रहा है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
तो सबसे पहले देखिए केस ए, तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस करंट इन द लूप इज मेकिंग अ क्लोज पाथ के नहीं। अब ये क्लोज पाथ बना रहा है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, देयरफॉर दिस इज क्लोज लूप, दिस इज क्लोज लूप इनसाइड क्या, तो कि मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज क्लोज लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसकी वजह से हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये केस ए में तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। चलो केस बी का आंसर लाते हैं, और उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट पी लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट क्यू लेता हूं, और यहाँ पे पॉइंट आर लेता हूं। चलो तो कि पी आर क्यू और पी क्यू दो अलग अलग पाथ है। देखो करंट पी आर क्यू पाथ पे मूव कर रहा है, और उसके बाद करंट जो है वो पी से क्यू तक मूव कर रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आंसर कैसे लाएंगे देखते हैं। चलिए केस बी देखते हैं। ओके, तो देखिए अब केस बी में हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। फिर से मैं उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, और ये जो है वो है रेडियस आर। सेमी सर्कुलर लूप है और ये है रेडियस आर। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और यहाँ पे एक पॉइंट आर है, इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, करंट पी से क्यू तक जा रहा है, और करंट पी आर क्यू, ये दो अलग अलग पाथ है। पॉइंट पी पे करंट डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट जो है पी आर क्यू पे जा रहा है और एक पी क्यू पे जा रहा है, और दोनों पाथ पे ये करंट है ना वो कितना है, सेम है। यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, और ऊपर वाले पी आर क्यू पाथ पे भी क्या है, 2 एम्पियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप, ये लूप पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो कि फोर्स ऑन पी क्यू वायर प्लस फोर्स ऑन पी आर क्यू वायर, है कि नहीं। पी क्यू वायर पे लगने वाला फोर्स और पी आर क्यू वायर पे लगने वाला फोर्स, ये इक्वेशन हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। एज फॉर बोथ पाथ्स, कौन सा पाथ है भाई, एक पी आर क्यू पाथ है, एंड दूसरा कौन सा पाथ है, पी क्यू। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर क्या है, सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसकी वजह से ये हो जाएगा कि एफ पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी एफ पी आर क्यू की, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, करंट इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पी, फाइनल पॉइंट कौन सा है, क्यू, तो पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्या करेंगे, बी करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो कि ये डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पी क्यू इज गोइंग टू बी द डायमीटर। फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए पी क्यू वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, और स्क्रीन के अंदर की तरफ है मतलब ये पी क्यू वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो पी क्यू क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड 2r, बी का मैग्नीट्यूड b, एंड साइन थीटा, थीटा की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, π/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यू जो है इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्या करेंगे, सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। आई का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, आर का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 मीटर, तो ये 2 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी 1 दिया हुआ है आपको,
और साइन पाई बाई 2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन। मतलब एफ पी क्यू की वैल्यू 4 न्यूटन आई और एफ पी आर क्यू की वैल्यू जो है वो भी क्या आई, 4 न्यूटन आई। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन लूप क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि एफ पी क्यू प्लस क्या होता है, एफ पी आर क्यू। तो ये एफ पी क्यू 4 न्यूटन है, ये एफ पी आर क्यू भी क्या है भाई, 4 न्यूटन है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे बताओ। सो देयरफॉर फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 8 न्यूटन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। तो ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, उसमें हमारा आंसर बदल गया। पहले क्या होता था, करंट एकदम पूरा लूप में घूमता था, क्लोज लूप बनाता था, और दूसरे केस में करंट ने क्लोज लूप नहीं बनाया। देखिए शेप सेम है, सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन की वजह से आंसर चेंज हो गया। हमेशा याद रखो आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला लगाने में एल क्या होता है, एल ये होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है एल। तो यहाँ पे पी आर क्यू पाथ पे और पी क्यू पाथ पे दोनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, और उसकी वजह से ये जो एफ पी क्यू और एफ पी आर क्यू जो है वो सेम मिल जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बस यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के लिए आपको नेट फोर्स निकालना है। यहाँ पे भी देखिए करंट कैसे अलग अलग पाथ पे मूव करता है, पी क्यू आर जाता है, फिर पी से आर भी जाता है, और पी एस आर ऐसे भी जाता है। मतलब 3 अलग अलग पाथ पे करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन तीनों पाथ के लिए देखिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो शुरुआत ही वहां से करेंगे हम। तो हम बोलेंगे कि भाई हियर फोर पाथ, हियर फोर पाथ, कौन सा पाथ भाई, पी क्यू आर, पी आर एंड पी एस आर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। Also current in them are also same, करंट भी सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि therefore force on PR path, force on PQR path और force on PSR path क्या होगा, सेम होगा। Also net force on structure of wires, ठीक है, नेट फोर्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वायर्स क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू एफ पी आर प्लस एफ पी क्यू आर प्लस एफ पी एस आर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे यहां पे, तो इसको बोल सकते हैं कि therefore F is equal to 3 times PR, force on PR, not just PR but 3 times force on PR, क्योंकि तीनों तीन फोर्स क्या है, सिमिलर है इसलिए। तो फोर्स ऑन पीआर कितना आएगा, फोर्स ऑन पीआर कितना आएगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो स्क्वायर है ना वो उसकी साइड क्या है, हर एक साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे हर एक साइड का मैग्नीट्यूड 2 मीटर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हियर पी आर इज गोइंग टू बी व्हाट, अंडर रूट पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर।
तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एसआर की वैल्यू भी 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 8 का रूट यानी 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2√2 मीटर हो जाएगा, किसका वैल्यू भाई, पी आर का वैल्यू 2√2 हो जाएगा। तो चलो हम यहां पे वही करते हैं, आई पी से आर तक का पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, करंट का वैल्यू है 3 एम्पियर, पी आर का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई 2√2, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो कि 2 टेस्ला दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, एंड साइन क्या आएगा π/2। क्यों साइन π/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी आर जो है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है भाई, तो आप देखिए पी आर वो है ना इस स्क्रीन के प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, तो मतलब पी आर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो बस इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी माय फाइनल आंसर, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एक 3 रह गया। हाँ देखो आई का 3 लिया मैंने, लेकिन ये जो मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा वो मैं भूल गया था, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखो ये 3 जो है वो 3 ये है, एफ पी आर मतलब आई इंटू पी आर क्रॉस बी हो गया, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 36√2 न्यूटन, 36√2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको कैसे हुआ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे मेरे साथ डिस्कस करो, मेरे साथ बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेरी पूछने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, और तीनों तीन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, and they are moving in a circular trajectory in a constant magnetic field। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में अगर वो मूव करता है ना, तो डेफिनेटली उस पार्टिकल को हमने क्या किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया होगा। तो फॉर सच पार्टिकल्स रेडियस का जो फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, mv होता है डिवाइडेड बाय क्यूबी होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी तीनों तीन पार्टिकल की जो होगी उसके रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे सबकी रेडियस को कंपेयर करना है। मतलब क्या, एक पार्टिकल की रेडियस दूसरे पार्टिकल से कितनी बड़ी या छोटी है उसके बारे में आपको क्या करना है, आइडिया देना है। तो ये आइडिया कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये mv इज अ मोमेंटम, मोमेंटम को अपने ट्वाइस एम के लिख सकते हैं, √2m k। ये कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो p²/2m होता है, और यहां से p का वैल्यू क्या मिलेगा, √2m k मिल जाएगा, राइट। ये है फॉर्मूला p का, और ये ऊपर न्यूमरेटर में जो mv है ना, mv इज नथिंग बट मोमेंटम, तो मोमेंटम की जगह पे मैंने क्या लिखा, √2m k/qb। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सब पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, सेम है मतलब, और सब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि r इज प्रोपोर्शनल टू √m/q, मतलब रेडियस की वैल्यू √m और q के रेशियो पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या करते हैं, तीनों तीन पार्टिकल के लिए लिखते हैं। चलो सबसे पहला पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल है ड्यूट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। तो तीनों तीन की रेडियस जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, m प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, m ड्यूट्रॉन चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, और यहाँ पे m अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। चलो अब क्या किया जाए, QP
मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है ई। न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है भाई बताओ, चलो न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, कोई बताएगा मुझे? तो न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो ई जितना ही होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वही चार्ज का किसका होता है भाई, न्यूट्रॉन के पास होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो कि प्रोटॉन के मास से डबल होता है। इसलिए तो न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। उसकी वजह से अपने क्या बोल सकते हैं कि उसका मास क्या होता है, प्रोटॉन से डबल होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स लार्ज होता है, इसलिए हम यहाँ पे, और उसका चार्ज होता है 2e, उसका चार्ज होता है 2e। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट mp अपॉन e, यहाँ पे √2 रूट mp अपॉन e, और यहाँ पे 2 रूट mp अपॉन e। सब कुछ निकाल दो अगर आप यहां से, नीचे 2e आएगा, सॉरी। तो देखो क्या बचा, mp अपॉन e इज बेसिकली टेकन आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा √2, और ये 2 कैंसिल होके फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सबके बीच का रिलेशन। देखो ये तीनों तीन पार्टिकल के लिए जो रेडियस होती है, वो रेडियस का यहाँ पे मैंने रिलेशन आपके सामने रख दिया है। इज दैट क्लियर एवरीवन भाई, सबको समझ में आया ये कैसे हुआ कि नहीं हुआ एग्जैक्टली? तो ये हो गया। अब आप देखो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस क्या मिलती है आपको, सेम मिलती है। वाइल न्यूट्रॉन की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, √2 टाइम्स होती है, किससे, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से। चलो आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम करते हैं ऐसा। यहां पे हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो यहां पे कि फॉर चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी, है कि नहीं। हमको यहाँ पे क्या करना है, फिर से समझ लो, हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके लिए मैंने शुरुआत कहां से की, मैग्नेटिक फोर्स से शुरुआत की। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो m dv बाई dt, फोर्स होता है m इंटू ए, और a होता है dv बाई dt। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, दोनों साइड वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। चलो d बाई dt, ये तो v है ही, अब यहां पे डॉट v कर रहा हूं मैं, और यहां पे भी क्या करूंगा, डॉट v करता हूं। चलो अब क्या हो जाएगा, देखो ये v डॉट v जो है ना वो v स्क्वायर हो जाएगा, m ये हो जाएगा d बाई dt, ये हो जाएगा v स्क्वायर। और देखो v क्रॉस b डॉट v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि v क्रॉस b जो होता है ना भाई, ओके, v क्रॉस b क्या होता है, v और b दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे अपने बोल सकते हैं कि v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू v। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और उसकी वजह से v क्रॉस b डॉट v को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। चलो अब क्या करेंगे, अब इस m को, m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी को आप अंदर भी ले जा सकते हो, उसको बाहर भी लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे बाहर से क्या करता हूं, अंदर ले जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, d बाई डी टी ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। अब देखो कोई भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 आता है तो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, mv स्क्वायर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और mv स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो इट्स वेरी नेचुरल दैट काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाफ mv स्क्वायर कहते हैं,
वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली गाइस? तो ये है इसका आंसर। चलो, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे टू चार्ज पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट एंड सेम चार्जेस, सॉरी, टू चार्ज पार्टिकल, दोनों के मास क्या है, अलग अलग है, चार्ज क्या है, सेम है, एंड दे आर मूविंग इन अ सेम प्लेन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब दोनों एक प्लेन में मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन से क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे भी वो ट्रेजेक्ट्री जो होगी पार्टिकल की, वो क्या होगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी। हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। तो हम बोल सकते हैं कि हियर वेलोसिटी of charged particles is perpendicular to magnetic field, है कि नहीं? It is perpendicular to magnetic field, और ये perpendicular है इसलिए radius of trajectory जो है r, वो क्या होनी चाहिए भाई, mv/qb होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे q और b सेम है, क्यों, दोनों के लिए q इज सेम है और b तो कांस्टेंट है ही। तो हम इसके ऊपर से क्या बोल सकते हैं कि रेडियस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू mv। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करना है किसको, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीजें डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी। तो हम देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहला कंडीशन लेता हूं, if radius of first particle is greater than radius of second particle, तो इसके वजह से m1v1 greater than m2v2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 के ऊपर से आपको पता चलता है कि r is proportional to mv है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि p1 greater than p2 हो जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। और देखिए यहाँ पे m अलग है लेकिन p की वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे हम क्लियरली बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल। लेकिन हमको ये आंसर तब जाके मिलेंगे जब रेडियस 1 ग्रेटर देन रेडियस 2 है। हम दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे दूसरा केस ये है कि इफ रेडियस 1 इज लेस देन रेडियस 2, तो क्या होगा, तो m1v1 is going to be less than m2v2, ये इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा और इससे पता चलेगा कि मोमेंटम p1 is less than p2। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी जैसे हमको पता है p²/2m होती है, p बड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बड़ा होगा और p छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी भी छोटा होगा, तो k1 is going to be less than k2। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेडियस कैसी है। हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि रेडियस कैसी है, तो हमको दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिलेगी। रेडियस अगर इक्वल है तो क्या होगा, सॉरी तीन पॉसिबिलिटी मिलेगी। रेडियस इक्वल है तो क्या होगा, r1 ग्रेटर देन r2 के लिए क्या होगा, r1 लेस देन r2 के लिए क्या होगा। और अगर रेडियस इक्वल है यहाँ पे तो देखिए क्या होता है, इफ r1 इज इक्वल टू r2 तो ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हो जाएगा और ऐसे सिचुएशन में p1 इज इक्वल टू p2 मिलेगा। बट काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो p²/2m होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा प्योरली। पहले तो क्या p और m पे दोनों पे डिपेंड करता था, लेकिन p का क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था। आप सोचिए जरा, स्क्वायर होने की वजह से वो मोमेंटम डोमिनेंट होता था काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और हम इसकी वजह से क्या करते थे, पहले और दूसरे केस में जहां पे मोमेंटम ज्यादा वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ऐसा लॉजिक लगा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है, मतलब मोमेंटम डोमिनेट होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्योरली मास पे डिपेंड करेगी, यानी जिसका मास ज्यादा होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अगेन मिलेगी आपको कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज गोइंग टू बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2।
और अगर m1 लेस देन m2 होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। मतलब यहां पे ऐसे आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है देखिए, यहां पे दो पार्टिकल है, two charged particles x and y are accelerated through the same potential difference। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, charge on both the particle are same, charge on both particle are same। ये क्वेश्चन का पार्ट है जो मैं लिखना भूल गया था। चलो, two charged particle x and y are accelerated through same potential difference, enters into magnetic field such that their velocity is perpendicular to field। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि here velocity is perpendicular to क्या है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है, कोई परपेंडिकुलर है। इसकी वजह से पार्टिकल्स will move what on circular path having radius r is equal to mv upon qb। ओके, इस रेडियस पे ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। अब देखो, सब दोनों पार्टिकल को क्या किया गया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। नाउ पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है p²/2m, और दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो आई कैन राइट लाइक दिस qv0, और इसके ऊपर से मुझे मोमेंटम जिसको बोलते हैं mv, उसका वैल्यू क्या मिलेगा, √2m/qv0 मिलेगा। तो चलो, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे बताओ। चलो, रेडियस का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिल जाएगा, √2m/qv0 अपॉन qb, और यहां से मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1/b बाहर निकाल दो, रूट आ जाएगा 2mv0 और नीचे q। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, देखो v0 इज कॉमन बिकॉज सेम पोटेंशियल से दोनों पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है, तो v0 इज कॉमन फॉर बोथ पार्टिकल्स। फिर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉमन फॉर बोथ पार्टिकल्स, सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू m/q। लेकिन चार्ज भी सेम है, सॉरी, चलो चार्ज भी दोनों पार्टिकल का क्या है, सेम है। तो अगर चार्ज दोनों पार्टिकल का सेम है तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि x पार्टिकल की रेडियस और y पार्टिकल की रेडियस का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज समथिंग लाइक दिस, mx अपॉन my हो जाएगा। अब क्या किया जाए बताओ, चलो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, mx अपॉन my जो है वो मुझे यहां पे मिलेगा rx² अपॉन ry²। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे करना ही यही था, हमको प्रूव करना था कि ये दो पार्टिकल का जो मास का रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ऐसा हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, और वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया परफेक्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, यहाँ पे आपके सामने ये ब्लू लाइंस जो दिख रही है ना आपको इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये जो है क्रॉस से मैंने क्या दिखाया हुआ है,
बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, और हम इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं परपेंडिकुलर टू देम, राइट। और इसमें कौन कौन से पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। तो इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा पार्टिकल प्रोटॉन होगा, कौन सा न्यूट्रॉन, कौन सा अल्फा पार्टिकल, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हर एक पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्टिकल को एंटर किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हियर V is perpendicular to B for all particles. Okay. Therefore, सबकी जो रेडियस होगी R, वो क्या होगी भाई, mv अपॉन QB। जितनी रेडियस होगी, सबकी रेडियस होगी mv अपॉन QB। चलो ये रेडियस तो पता चल गया मुझे कि रेडियस इज गोइंग टू बी mv अपॉन QB। अब क्या किया जाए, तो देखो हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा पार्टिकल क्या है। हर एक पार्टिकल का लिए देखो आप, वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की क्या है, सेम है। हर एक पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से एंटर किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉमन फॉर ऑल द पार्टिकल्स। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और चार्ज का जो रेशियो होता है उसके ऊपर। अब देखो फॉर अल्फा पार्टिकल, ये m अपॉन क्यू का जो रेशियो होगा वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होगा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2e। मतलब ये रेशियो आएगा ट्वाइस mp अपॉन e। फॉर प्रोटॉन m अपॉन q का रेशियो क्या आएगा, mp अपॉन e। फॉर इलेक्ट्रॉन ये m अपॉन q का रेशियो क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन माइनस e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है भाई। और लास्ट में फॉर न्यूट्रॉन क्या होगा, फॉर न्यूट्रॉन नहीं सॉरी फॉर न्यूट्रॉन m अपॉन q क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमको पता चलता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी रेडियस किसकी मिलेगी, न्यूट्रॉन की, मतलब इनफाइनाइट रेडियस मिलेगी। इनफाइनाइट रेडियस मतलब हमारे लिए वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब पार्टिकल है, कौन से पार्टिकल है, ए बी सी और डी। देखिए फिगर में देखिए ए बी सी डी क्या है, ठीक है। तो सी वाला पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल सी जो होगा वो न्यूट्रॉन ही होगा। बाकी 3 पार्टिकल की रेडियस जो है वो ये जो हमने वैल्यू निकाली ना उस सब के प्रोपोर्शन में है। देखिए अल्फा पार्टिकल की रेडियस इस वैल्यू के प्रोपोर्शन में है, प्रोटॉन की रेडियस इस वैल्यू के प्रोपोर्शन में है। तो इस दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो क्या अल्फा पार्टिकल की वैल्यू बड़ी है, तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस बड़ी आएगी तो यहाँ पे बी पार्टिकल जो हो जाएगा वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, बी जो है वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। यू कैन सी दैट इसका रेडियस जो है ए वाले पार्टिकल से क्या है, बड़ा है। ओके, ए वाला पार्टिकल है जो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ओके, अब डी वाला पार्टिकल क्या होगा, तो नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन होगा। वो इस तरफ क्यों, ऑपोजिट साइड क्यों गया भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज लगने, पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना उस फोर्स से क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्शन चेक नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ फिगर से ही पता चलता है ए और बी एक ही साइड है, मतलब ये ए और बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज के लिए ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसलिए
इट इज इजी फॉर अस टू जस्टिफाई कि डी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे एक रीजन है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो चलो मैं एक रीजन ले लेता हूं, यहां पे ये एक लाइन बनाता हूं मैं। ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 0 की है, और ये जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू l की। ओके, ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू l। चलो अब क्या किया जाए, तो एक पार्टिकल को हम एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो इस फील्ड विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके बीच वाला रीजन, मतलब ये जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ जो येलो येलो पार्ट जो कर रहा हूं ना, ये रीजन जो है हमारे पास, दैट रीजन इज बेसिकली व्हाट, फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। इन दोनों के बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर यहाँ पे कोई भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l if filled with the uniform magnetic field of B along z डायरेक्शन। देखो z डायरेक्शन मतलब गोइंग इनटू द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन है उसको मैंने क्या बोला है, z डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन बोला है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का ही वेक्टर है। A particle of mass m and charge q is entered into the field with velocity v0 along x axis। अब एक चार्ज पार्टिकल को x एक्सिस के अलोंग हम एंटर करते हैं यहां से। चलो ये चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से एंटर किया। ये चार्ज पार्टिकल कैसा है भाई, तो ये चार्ज पार्टिकल जो भी है उसका चार्ज q है और मास क्या है, m है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है, दैट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज v0 एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अप्लाइड। ओके, चलो अब क्या करते हैं, तो अब ये पार्टिकल डेफिनेटली क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना चालू कर देगा। आप देखो राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करके चेक करो कि यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो v0 आप देखो x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है। तो आप ऐसे सोचो, v और b बना लो आप अपनी उंगली से, और सोचो, इमेजिन करो कि आप अपने तरफ एक उंगली x डायरेक्शन में रखो, एक उंगली आप स्क्रीन के अंदर की तरफ रखो, और v से b की तरफ स्क्रू घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रू विल मूव अपवर्ड्स, और स्क्रू जैसे ही अपवर्ड्स मूव करेगा, आई कैन से ये पार्टिकल ऊपर की तरफ ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे मूव करना चालू करेगा। ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करना चालू करेगा। यहां तक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करेगा, लेकिन अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहां से वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, फिर यहां से वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा और कुछ नहीं करेगा। सर्कुलर मोशन उसकी होगी, लेकिन दैट विल हैपन विद इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। मान लो ये पार्टिकल x एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है, हमेशा ट्रेडिशनली ये x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ही लिया जाता है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी v होगा, और इनिशियल वेलोसिटी आप देखो v0 है, और फाइनल वेलोसिटी v जो है वो x एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जितना एंगल बनाती है। अब क्या करना है, देखो ऐसी मोशन यहाँ पे दी हुई है, फिर क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ l, मतलब मुझे l की वैल्यू फाइंड करनी है। l की वैल्यू का मतलब क्या, देखो ये फाइंड करना है, ये मुझे क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखना। ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मुझे यहां पे क्या करना है, फाइंड करना है। ये डिस्टेंस है l। ओके, ये डिस्टेंस है l और ये फाइंड करना है यहां पे।
अब कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इफ पार्टिकल इमर्जेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ फील्ड विथ इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एंगल 30 डिग्री टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया है कि ये थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगा ना, उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर तो होगा। उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का सेंटर होगा कहाँ होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता है, समझना ध्यान से जो मैं बताता हूं। ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ये पार्टिकल अगर मान लो ऐसे पूरा घूमता तो कुछ ऐसे घूमता, ठीक है। अगर पार्टिकल पूरा घूमता ना, ठीक है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता तो ऐसा पूरा घूमता, और इस पार्टिकल, ये सर्कल जो है उसका सेंटर कहां पे आता, एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे ही आता। तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का जो क्या बोलते हैं सेंटर है, उस सेंटर को कंसीडर करते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री में। लेट अस से कि ये सेंटर यहाँ पे है, सेंटर कहां पे है, यहाँ पे है। तो सेंटर जो होता है वो इस सर्कल के कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहां पे भी वो क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। फिर से समझाता हूं जरा, देखो कोई भी सर्कल है, सर्कल से आप ये सर्कल के कोई सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे आप ऐसा रेडियस ड्रॉ करो, तो रेडियस विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद दिस सर्कल एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कुछ इस तरह से हो गया है। देखो ये जो है ये 90 डिग्री बन गया, ओके, ये 90 डिग्री बन गया है। अब क्या है, तो अब आपके सामने यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। देखो ये रहा कुछ ऐसा, सीधा लाइन बना दिया, मतलब मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, यू कैन सी दैट, ओके। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो देखो, अगर ये थीटा है तो क्या होगा, ये एंगल, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस फिगर से हम बोल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये थीटा है तो ये थीटा है। मेरा सर्कल अच्छा नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन सर्कल का ट्रेजेक्टरी देखो ऐसा कुछ है जो बेसिकली इसके साथ क्या बना रहा है, 30 बना रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, 30 ही बनाएगा। तो इसके हिसाब से अगर इसको है थीटा दिया है तो मैंने इसको भी थीटा एंगल दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अब क्या करेंगे, थीटा थीटा तो मिल चुका है मुझे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, कैसे, तो इसको भी जरा एक बार देख लो अलग तरीके से। ये ट्राइंगल बना है आपका, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से अपने बता सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल ऊपर वाला सी के पास जो मुझे मिला वो है थीटा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एल को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एल को फाइंड करने के लिए फ्रॉम फिगर साइन थीटा क्या होगा, तो क्या ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ये साइड जो है वो ऑपोजिट साइड हो जाएगी, और ये कुछ और कुछ नहीं है बट एल है, और ये क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो आर्क है वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एम लूं और यहाँ पे एन लूं तो सी एन और सी एम दोनों रेडियस है, तो एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यहां से मुझे एल का वैल्यू क्या मिलेगा, आर साइन थीटा मिल जाएगा। आर क्या होता है, तो कि एम वी अपॉन क्यू बी होता है, एम वी अपॉन क्यू बी होता है, और ये हो जाएगा साइन 30। तो इसके ऊपर से लेंथ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी एम वी अपॉन ट्वाइस क्यू बी। ये पहला आंसर जो था हमको लाना था वो मुझे मिल चुका है, तो फर्स्ट आंसर इज देयर। अब दूसरा आंसर लाते हैं। दूसरा आंसर क्या है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड टाइम स्पेंट बाय इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ एक्सटेंडेड अप टू 2.1 L। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया गया है, जरा ध्यान से देखना,
फिगर थोड़ी सी चेंज कर दी है अब इन लोगों ने। कैसे चेंज कर दिया है फिगर को, मैं उस यहां पे दिखाता हूं आपको। ये x इज इक्वल टू 0 एज इट इज है, लेकिन ये x इज इक्वल टू पहले जो l था, अब उसको क्या कर दिया गया है, 2.1 l कर दिया गया है। ये x इज इक्वल टू 0, अब ये x इज इक्वल टू 2.1 l हो चुका है। इसको मैं नाम देता हूं l डैश, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, वैसा ही सब कुछ है। अब वही पार्टिकल को क्या करेंगे, अंदर की तरफ एंटर करना है। यहां से कितनी स्पीड से एंटर करेंगे भाई, तो कि v0 जितनी स्पीड से एंटर करेंगे। q चार्ज वाले और m मास वाले पार्टिकल को v0 स्पीड से हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी। अब जरा ध्यान से देखना है, सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होती है वो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट। अभी देखो हमने क्या सोचा है यहाँ पे, साइन थीटा इज बेसिकली l बाय r है, ठीक है, और l की वैल्यू क्या है, mv अपॉन ट्वाइस qb है। अब जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम स्पेंट बाय इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ एक्सटेंडेड अप टू 2.1 l। अगर मैग्नेटिक फील्ड 2.1 l से अगर एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब l की जगह पे मैंने 2.1 l ले लिया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू पहले l बाय r होती थी ना, वो l डैश बाय r हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है ही, तो l डैश बाय r क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू क्या मिलेगी, 2l डैश मिलेगी आपको। r की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 2l डैश मिलेगी। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं करते हैं, यहां तक ठीक है, यहां तक क्या है, ठीक है, कि हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा था। पुराना वाला इक्वेशन ही लेते हैं, जस्ट अ वाइल। देखो ये इजी तरीका मैं बताता हूं, लंबी कैलकुलेशन यहां पे हमको नहीं करनी पड़ेगी। हमने क्या देखा था कि साइन 30 जो था वो क्या था, l अपॉन r था, ठीक है ना। साइन 30 क्या होता था, तो कि 1/2 l अपॉन r हुआ करता था। तो यहां से मुझे रेडियस का वैल्यू कितना मिला, 2l मिल चुका है। रेडियस का वैल्यू कितना मिला मुझे, 2l मिल चुका है। अब देखो, नाउ न्यू वैल्यू ऑफ l दैट इज l डैश, उसकी वैल्यू कितनी है, तो कि 2.1 l है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हियर l डैश जो है दैट इज ग्रेटर देन r। l डैश की वैल्यू 2.1 l है और l r की वैल्यू 2l है, तो आप कंपेयर कर सकते हो l डैश और r को, तो आप बोल सकते हो कि l डैश इज ग्रेटर देन r। तो l डैश अगर ग्रेटर देन r है तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा ना, किससे, l डैश से। तो अगर मान लो रेडियस l डैश से छोटा है तो इसका सर्कुलर ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, ऐसे, मतलब वो पार्टिकल पहले क्या होता था, ये x इज इक्वल टू l वाली जो बाउंड्री होती थी उससे क्या हो जाता था, बाहर चला जाता था। लेकिन अब ये पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। अब ये पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये पार्टिकल पूरा गोल घूमेगा और पार्टिकल फिर ऐसे जाएगा और इस तरह से पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा। अंडरस्टूड गाइस। पहले क्या होता था कि ये जो लेंथ थी ना वो रेडियस से छोटी थी, ये दो बाउंड्री जो हमने सेटअप की थी जिसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो दो बाउंड्री जो थी उसका जो लेंथ था वो रेडियस से क्या था, छोटा था। इसलिए क्या होता था, अपना चार्ज पार्टिकल उस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो दो बाउंड्री हमको दी है उसका जो लेंथ है वो रेडियस से क्या है, बड़ा है। रेडियस से बड़ा है तो क्या होगा, अब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल उस पर्टिकुलर रीजन में ही पूरा सर्कल घूम जाएगा, और पूरा सर्कल घूम जाएगा तो देखो, अगर v0 जितने इनिशियल वेलोसिटी से हमको उसने एंटर किया था, तो ये v0 जितनी फाइनल वेलोसिटी से वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी,
इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी, इनिशियल स्पीड के बराबर होगी, वेलोसिटी नहीं बोल सकते, फाइनल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। तो एज L dash is greater than R, charged particle will complete its circular path within magnetic field। ठीक है, विद इन मैग्नेटिक फील्ड वो अपना सर्कुलर पाथ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। एंड देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली माइनस v0i हो जाएगा, माइनस v0i। पहले x डायरेक्शन में था, अब फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसकी वजह से ये माइनस v0i लिखा। ऑल्सो it will take capital T by 2 time to come out from field as its half circle is completed within the field। इस फील्ड के अंदर उसका कितना सर्कल हुआ, सिर्फ आधा सर्कल उसने घूमा। पूरा सर्कल घूमने के लिए टाइम पीरियड जितना टाइम लगता है, तो आधा सर्कल घूमने के लिए टाइम पीरियड का आधा टाइम लगता है, राइट। सो हाफ सर्कल इज कंप्लीटेड विद इन द फील्ड। चलो हाफ सर्कल पता, तो हाफ सर्कल का टाइम कितना है, t/2। देयरफॉर टाइम ऑफ पार्टिकल इन फील्ड t इज इक्वल टू t/2। और आप जानते हो कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम एंटर करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। तो ये 2πm/qb ये टाइम पीरियड होगा, और नीचे ऑलरेडी एक 2 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, πm/qb। तो ये πm/qb इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे दो चीजें पूछी थी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा क्या पूछा था, उसका टाइम कितना, वो कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा होगा वो चार्ज पार्टिकल। तो वो दोनों आंसर हमने यहाँ पे ले लिए। देखो यहाँ पे ये इजी हो गया क्योंकि L डैश इज ग्रेटर देन R था। अगर L डैश लेस देन R होता तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती, लेकिन वो मगजमारी करने के लिए भी क्वेश्चन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा दिया होता। सो यू शुड नॉट थिंक कि भाई इतने ही डेटा दिए हैं तो क्या करेंगे। तो डोंट वरी, जो कुछ भी आपको पूछा है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो आपको क्वेश्चन में हमेशा के लिए दी जाएगी। सो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कंसेप्चुअली आप यहाँ पे समझो कि L डैश लेस देन R होता है तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल उस बाउंड्री के बाहर निकलेगा। अगर ग्रेटर देन R आता है तो वो पूरा सर्कल घूम के 180 डिग्री पे टर्न लेगा। मतलब आप अगर डेविएशन, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कोई पूछे कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ अ पार्टिकल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एंटर हुआ और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से बाहर निकला तो 180 डिग्री का उसका डेविएशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो डेविएशन यहाँ पे 180 डिग्री का हुआ बिकॉज L डैश इज ग्रेटर देन R। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के दो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हमको करने हैं अभी। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ना, वैसे स्पाइरल में कॉपर वायर को वाइंड कर दिया गया है, ओके, और n टर्न्स बनाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, कितने, a और b के बीच में। देखो यहाँ इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स between R is equal to A and R is equal to B, R कितने हैं, तो के n। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने हैं भाई, n जितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। चलो
Therefore, in length b minus a, there are n turns, ऐसा बोल सकते हैं, b से a तक n turns है. So therefore, number of turns in unit length मुझे कितने मिलेंगे, तो कि n अपॉन b माइनस a जितने मिलेंगे. पहले तो मैंने यहाँ टर्न्स का बात किया, उसके ऊपर से मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है. चलो, अब क्या है कि हमको करना क्या है, यहाँ इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज बेसिकली आई, और मुझे क्या करना है, ओरिजिन पे यानी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट पॉइंट पी पे? तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से आर जितने डिस्टेंस पे डी आर जितनी थिकनेस वाला पोर्शन एज्यूम करते हैं. देखो, वैसे तो मुझे पूरा सर्कुलर पोर्शन एज्यूम करना चाहिए, बट मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूं, ठीक है. लेकिन ये एक्चुअली आप मान लेना, ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल आर जितनी रेडियस वाला, और इसका थिकनेस कितना है भाई, डी आर जितना थिकनेस है. आर जितनी रेडियस और डी आर जितनी थिकनेस वाला ये पूरा सर्कल है. लेकिन उस सर्कल की जो पट्टी है ना, वो पट्टी जो है उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया हुआ है. तो हम बोल सकते हैं कि इन दी स्मॉल थिकनेस dr, which is at distance r from center, the number of turns will be dn is equal to, जो सुनो ध्यान से, मैं करना क्या चाहता हूं. आप जानते हो सर्कुलर रिंग होती है ना, सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, μ0 ni अपॉन 2r. ठीक है, μ0 ni अपॉन 2r. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो मुझे यहां पे ऐसा ही मानना है, dr जितनी थिकनेस वाली सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस है r. तो पहले मैं क्या करूंगा, वो dr जितनी थिकनेस वाली रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा. ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक, एंड दैट विल गिव मी द फाइनल आंसर. तो इन स्मॉल थिकनेस dr विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, dr जितनी थिकनेस में कितने टर्न्स आते हैं, तो dn जितने टर्न्स आएंगे, और वो कितने होंगे. देखो, यूनिट लेंथ में n अपॉन b माइनस a जितने टर्न्स हैं. यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, तो कितने, तो dr जितनी थिकनेस में कितने होंगे, तो कि n अपॉन बी ए इंटू dr जितने टर्न्स होंगे. और उसकी वजह से आई कैन जस्ट से देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू circular part of thickness dr कितना होगा, तो उसको हम लिखेंगे db इज इक्वल टू μ0 dni अपॉन क्या करेंगे 2r. क्योंकि वो थिकनेस जो है dr जितनी थिकनेस वाला सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस है r, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, r लिखा है. तो उसके ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर से मैं यहां पे बोल सकता हूं कि db क्या होगा, μ0 i अपॉन 2r, और dn की जगह पे n अपॉन b माइनस a इंटू क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा. इसलिए db का वैल्यू मुझे कुछ ऐसा मिला, μ0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a 1 अपॉन r dr.
और उसकी वजह से अगर मुझे फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड देयरफॉर magnetic field at origin due to, I can say, spiral is, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a से b के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन r dr, और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a नेचुरल लॉग r, और यहां पे होगा a से b तक। एंड फाइनली मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग b अपॉन a। सो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। भी समझ में आया एग्जैक्ट ये आंसर कैसे आया? ओके चलो, इस आंसर का दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट मतलब क्या है, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, एक काम करते हैं, स्पेस को क्रिएट करते हैं और फिर दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसमें कुछ ऐसे है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये हमारा स्पाइरल है। ओके, और ये जो इनर रेडियस है ना भाई, वो कितनी है a, और आउटर रेडियस जो है यहाँ पे वो है कितनी, तो के b। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखिए, हियर ये है मेथड 2, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्पाइरल। उसका दूसरा तरीका देखिए जरा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाता हूं, जो सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला होता है ना, म्यू 0 ni अपॉन 2r, लेकिन r मैं कुछ ऐसे लिखता हूं। देखिए r की मुझे क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 अपॉन r की एवरेज वैल्यू, बस, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि आप इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो क्या होगा, आपको एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी a और b की। तो यहाँ पे r नीचे आता है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली 1 अपॉन r की एवरेज वैल्यू a और b के बीच में ले लेता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा देखते हैं, चलिए, म्यू 0 ni अपॉन 2। अब एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर याद रखिए, यहां पे नोट लिखता हूं मैं, कोई भी फंक्शन होता है उसकी a और b के बीच में अगर मुझे एवरेज निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन b माइनस a टू b fx dx। ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a से b के बीच में एवरेज निकालनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन b माइनस a लिमिट a टू b, और जो भी फंक्शन हो, यहाँ पे fx हमारा फंक्शन था, तो मैंने fx का इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे 1 अपॉन r हमारा फंक्शन है, तो मैं 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन करूंगा। तो म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a, और 1 अपॉन r का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, नेचुरल लॉग r a से b, और बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a नेचुरल लॉग r की जगह पे पहले b रखो, फिर r की जगह पे बाद a रखो, और log b माइनस log a यहाँ पे हो जाएगा, और उसका जो फाइनल आंसर मिलेगा म्यू 0 ni अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a नेचुरल लॉग b अपॉन a। सो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पाइरल। ओके, आई होप के यू गॉट दिस। ये दूसरा मेथड जो है,
वो प्योरली ये 1/r की एवरेज वैल्यू निकालने के ऊपर है। अगर ये आपको क्लिक हो जाता है तो दिस इज इवन इजियर आइडिया, ये इजी हो जाएगा। कोई छोटा एलिमेंट लेना है, ऐसा कोई मगजमारी करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, देखते हैं। चलो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल देखो यहां से एंटर हो रहा है, यू कैन सी दैट v0 जितनी स्पीड से यहां से एंटर हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन में घुमा और फिर यहां से वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो A से एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और C से वो बाहर निकल गया, ऐसा यहां पे दिखाया गया है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे M बोल देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जरूरत पड़ेगी शायद मुझे इसकी। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहा क्या फाइंड करना है। तो v0 जितनी स्पीड से ये पार्टिकल एंटर हुआ है, मैंने यहाँ पे ये जो एंगल है ना विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये अल्फा और बीटा जस्ट मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए मैंने डिफाइन किया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एंगल बीटा एट विच इट लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा मान लो कि अल्फा जो है वो मुझे पता है। ठीक है, फिर टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस AC, तो तीन चीजें निकालनी है। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए जहां पे कर्वेचर दिखे आपको, सबसे पहले आप क्या करो, इमेजिन करो कि सेंटर कहां पे होगा। सेंटर इस सर्कुलर पाथ का कुछ यहां पे होगा, और ये सेंटर अगर यहां पे है, समवेयर हियर, अगर ये सेंटर यहां पे है, तो ये सेंटर से C पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और सेंटर से इस पॉइंट A पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो ये दोनों क्या करेगी, ये दोनों लाइन क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी कर्वेचर से। ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी और ये लाइन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये एक लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर जो है उसको बोलता हूं O। तो OM एक लाइन बना दी मैंने, OC एक लाइन बनाई, OA लाइन बनाई। ये OA 90 डिग्री पे होगा, OC भी 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री पे होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये वाला डॉट जो मैं बना रहा हूं वो डॉट क्या हो जाएगा, तो के 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये जो डॉट है, और यहां पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं छोटा सा। चलो एक सर्कल बनाने की जगह पे मैं यहाँ पे एक क्रॉस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो डॉट है ना वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा, और ये जो क्रॉस है वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम ज्योमेट्री, ये दोनों ट्राइंगल जो है ना वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। कौन से ट्राइंगल पे, ये अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट N है, तो ये OCN और OAN सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये डॉट वाला एंगल और ये क्रॉस वाला एंगल सेम हो जाएगा। और इसकी वजह से अपने क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। और इसके ऊपर से बोल देंगे कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई, अल्फा जितनी ही होगी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। चलो दूसरा बी क्या है। अब ये पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो ये सर्कल का है ना, ये रेडियस होगा R, तो कितना टाइम स्पेंड किया है उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम कितना होगा देखते हैं। चलो तो ये जो टाइम है ना T, वो क्या होगा, आर्क लेंथ, किसकी आर्क लेंथ, तो के A से लेके M, M से लेके C, ACM, ये लेंथ अपॉन क्या होगा, स्पीड। स्पीड पार्टिकल की क्या रहेगी, v0, यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर पाथ उसकी स्पीड v0 रहेगी। तो आर्क लेंथ ACM अपॉन v0 करना है। तो आर्क लेंथ क्या होता है भाई, आर्क होता है कितना, रेडियस इनटू एंगल। तो चलो अब ये क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर ये डॉट जो है वो 90 माइनस बीटा है तो ये बीटा होगा,
और ये चौकड़ी जो है वो है बेसिकली 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बट अल्फा और बीटा क्या है, सेम है, लेकिन उसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आर्क क्या होगा, रेडियस इंटू एंगल। एंगल क्या होगा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा एंगल होगा, अपॉन क्या, वेलोसिटी v0, अपॉन वेलोसिटी v0। चलो रेडियस क्या होता है, तो क्या mv0 अपॉन क्यूबी, आप जानते हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ट्वाइस अल्फा जितनी हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, v0, v0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्वाइस m अल्फा अपॉन क्यूबी, ये हो गया टाइम, जो टाइम इस पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेंड किया हुआ है। इज दैट क्लियर गाइस? थोड़ा सा सिंपल ज्योमेट्री देखोगे तो भी थोड़ा सा आइडिया आ ही जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस AC फाइंड करना है। ये है A और ये है C, ठीक है। तो डिस्टेंस AC फाइंड करना है। तो डिस्टेंस AC क्या होता है देखते हैं, चलिए मैं यहां पे फाइंड करता हूं। नाउ डिस्टेंस AC, AC डिस्टेंस क्या होगा, यानी पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो इसको बोल सकते हैं कि ये AN से डबल होगा, 2 टाइम्स AN जितना। और AN क्या है, तो कि AN जो है वो बेसिकली अल्फा की सामने वाली साइड है, यू कैन सी दैट। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, देखो साइन अल्फा करो, तो सामने वाली साइड यानी AN अपॉन हाइपो क्या होगा, R। तो आप AN की जगह पे R साइन अल्फा लिख सकते हो, और R की वैल्यू आप जानते हो mv0 अपॉन क्यूबी है। तो AC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्वाइस mv0 अपॉन क्यूबी साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा AC का आंसर। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा AC का आंसर, फाइनली मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपने समझ लिया होगा। ये सारे क्वेश्चन है ना स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन थे। इतना अगर दिमाग में आ चुका है ना, तो आप कभी भी कहीं ना कहीं लॉजिक लगाने में आप केपेबल हो जाओगे। लेकिन लॉजिक लगाने के लिए ये प्रॉब्लम जानना बहुत ही जरूरी था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी आती, बाय बाय।